नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने स्टैटिक पॉलिटी शुरू किया है जिसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी शुरुआती दौर में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बारे में बात की और साथ में हमने पूरा का पूरा जो जर्नी था इन डिटेल नहीं लेकिन हाँ टाइमलाइन के साथ पढ़ा। आज के सेशन विल टॉकिंग अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वन इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड द preamble of the constitution. Now why I am doing objective resolution and preamble of the constitution before doing the committees? Because जो तीसरा दिन था, जो तीसरी मीटिंग हुई संविधान सभा की, पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर को, दूसरी मीटिंग हुई 12 दिसंबर को और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन लिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्लेस करने का, दैट वाज 13 दिसंबर। ठीक है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ही हमारा प्रियम्बल निकला। तो विल बी कवरिंग बोथ द टॉपिक्स टुडे एंड द नेक्स्ट सेशन विल बी डूइंग द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। एज आई टोल्ड यू विल बी टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड द प्रियम्बल टुडे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर भी फॉर ऑल माई क्लासेस, स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। So let's start with objective resolution. As I told you, it was placed, it was moved by Pandit Nehru in 1946. It defines the aims of the assembly. Objective, उद्देश्य बताने का काम किया इसने। उद्देश्य था किस उद्देश्य से असेंबली का गठन किया गया और किस उद्देश्य से संविधान को लिखा जाएगा। ठीक है, it was placed on 13 December 1946 in front of the assembly। इसको रखा गया और उसके बाद यूनानिमसली ये पास किया गया ऑन 22 जनवरी 1947। नाउ इस रेजोल्यूशन में क्या था? इस रेजोल्यूशन में वो सारी एस्पिरेशंस और वैल्यूज थी जो हमारे संविधान को बनाती हैं, वो फिलॉसफीज, वो थॉट प्रोसेस, वो लोगों की अपेक्षाएं, वो सभी का कॉम्बिनेशन था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, इसी रेजोल्यूशन के बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिया। इसी के बेसिस पर संविधान ने इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन दिया। जो भी फंडामेंटल कमिटमेंट्स थे, जो कि एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की या जो चाहते थे हमारे फोरफादर्स कि हमारे देश में ये होना चाहिए, बिकॉज वी वर डिप्राइव्ड ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ऑल दीज थिंग्स, डिस्क्रिमिनेशन वॉज देयर, अनटचेबिलिटी वॉज देयर, इन सबको ख़त्म करना था। तो ये इन सब को एक्चुअली एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया संविधान ने। कौन कौन से कमिटमेंट्स थे? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, है ना, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। केवल इतना ही नहीं, देश के भीतर नहीं, देश के बाहर भी देश की जो छवि है वो वैश्विक होनी चाहिए। हम ग्लोबल एक नेशन बने, ग्लोबल राष्ट्र बने, ये इसका उद्देश्य था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें रेजोल्यूशन के तो क्या क्या थे? सबसे पहले, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक कंट्री। इसके मेन पॉइंट्स थे कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणतंत्र राष्ट्र होगा। ठीक है, राष्ट्र है, बनेगा। टेरिटरीज जो भी बनेंगी, यूनियन जो भी मिलकर यूनियन बनाएंगी, वो ऑटोनॉमस यूनिट्स होंगी, उनकी अपनी एक पहचान होगी, एक आइडेंटिटी होगी और वो अपनी सभी पावर्स और फंक्शंस को जो भी सरकारों के हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से करेंगी। ठीक है, साथ में प्रशासनिक व्यवस्था भी अपनी संभालेंगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन थी कि एक्सेप्ट दोज असाइंड टू और वेस्टेड इन द यूनियन। तो जो भी सारी टेरिटरीज मिलकर यूनियन बनाएंगी वो स्वतंत्र होंगी, उनकी जो भी गवर्नेंस होगी, उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो स्वतंत्र रूप से चलेगी। सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ जो पावर्स, जो चीज़ें असाइन की गई हैं यूनियन को, ठीक है, वो यूनियन के मतलब अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगी। जो भी पावर्स अथॉरिटी हैं संप्रभु और स्वतंत्र भारत की और इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहाँ से आएंगी? फ्रॉम द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी मतलब जनता सर्वोपरि है। तो जो भी पावर्स मिल रही हैं, जो भी अथॉरिटी होगी हमारे देश की, स्वतंत्र भारत की या संविधान की, उसका सोर्स क्या होंगे? द पीपल ऑफ द कंट्री। जो भी लोग हैं भारत के, उनको गारंटी किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस की समानता और
अपॉर्चुनिटीज़ बराबरी से मिलेंगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, और इक्वालिटी होगी कानून के समक्ष, इक्वल या इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि फंडामेंटल राइट्स में हम देखते हैं। एंड दी फंडामेंटल फ्रीडम्स, कुछ बेसिक स्वतंत्रताएं हैं जैसे कि बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, मतलब अपने बोलने की, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने जो बिलीफ सिस्टम है उसकी आज़ादी, हमारा जो फेथ है उसकी आज़ादी, हम किसको पूजना चाहते हैं, कैसे पूजना चाहते हैं, कैसे वर्शिप करना चाहते हैं उसकी आज़ादी, हम क्या काम, ऑक्यूपेशन जो हम चूज़ करना चाहते हैं उसकी आज़ादी, एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी, और कुछ एक्शन लेने की आज़ादी। लेकिन सब्जेक्ट कर दिया गया इसको, मतलब रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई टू पब्लिक लॉ, पब्लिक मोरालिटी एंड लॉ। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो की जाएगी स्वतंत्रता के नाम पे, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन होगी कि वो लॉ और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर सकती, विच वी हैव इन अ फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, राइट। उसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, डिप्रेस्ड हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको भी एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो केवल सभी की समानता की तो बात की ही, केवल समानता की बात नहीं की गई, उसके साथ साथ जो पिछड़ा वर्ग है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहा है हिस्टोरिकली, उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम रिजर्वेशन को देख सकते हैं, है ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरह। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो होगी हमारे गणतंत्र की, और इसकी जो सॉवरन राइट्स होंगी, कहाँ पर, लैंड, सी और एयर पर, वो कहाँ पर होंगी, वो मेंटेन की जाएंगी टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज नेशंस, उस तरह से जैसे कि एक सिविलाइज नेशन और जो जस्टिस है उसके आधार पर उनको मेंटेन किया जाएगा, एनक्रोचमेंट नहीं किया जाएगा, ना इंक्रोच होने दिया जाएगा। द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। साथ साथ एक और उद्देश्य था कि हमारा पूरी तरह से सहयोग रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्या करने के लिए, वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए और मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए। So these were the main points of objective resolution. Now आप में से बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने preamble पढ़ा है, वो समझ भी जाएंगे कि this is something what you have already done in preamble. ये हम preamble में पढ़ते हैं। Actually में हमारा जो preamble है is the content of the preamble. जो preamble में चीज़ें दी गई हैं, it comes from the objective resolution passed by पंडित नेहरू. The concept of preamble, कि संविधान का एक प्रियम्बल, प्रस्तावना होनी चाहिए, दिस कम्स फ्रॉम यूएसए। सो द कॉन्सेप्ट इज कमिंग फ्रॉम यूएसए एंड द कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अभी जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। सो दिस इज द प्रियम्बल. इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic. Now, socialist and secular and integrity, these were the words which were not there in the original constitution preamble. They were added by 42nd Amendment Act 1976. This is taken from NCERT. ये NCERT से हमने लिया है, ठीक है। Justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, 26 November 1949, do we hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो preamble में 26 नवंबर is the date of adoption, लेकिन actually जो enactment है Constitution preamble का या Constitution का, it is on 26th January 1950 for a historical reason. चलिए, अगर हम preamble की बात करें, इस टर्म को समझें, तो इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब शुरुआत में जो दिया जाता है, एक इंट्रोडक्शन, एक समरी जैसा, ठीक है. इट कंटेन्स द समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे संविधान की समरी या उसका एसेंस दर्शाता है. इसमें है N.A. पालकीवाला, जो कि एक एमिनेंट जूरिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं. उन्होंने प्रियम्बल को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड भी कहा है. कुछ इंसाइट्स हमारे प्रियम्बल के बारे में. तो सबसे पहले प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसको ड्राफ्ट किया था और मूव किया था पंडित नेहरू ने, एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द असेंबली.
ऑन 22 जनवरी 1947 यस। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दो इट इज़ एन इंट्रोडक्शन और गिव्स द इनसाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज एडेड लेटर ऑन टुवर्ड्स द एंड, सो इट वॉज एनैक्टेड एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिफ्लेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। शुरुआत इससे नहीं हुई थी, पहले संविधान लिखा गया, उसके बाद प्रियम्बल को जोड़ा गया। ठीक है, प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, ना ही ये सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर को। ठीक है, ना विधायिका को सोर्स ऑफ पावर है, ना ही प्रोहिबिट करता है पावर्स को लेजिस्लेचर की, ना तो ये पावर प्रदान करता है लेजिस्लेचर को, ना ही ये उसको उसकी पावर्स को प्रोहिबिट करता है। ऑलराइट, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, ये गैर न्यायोचित है, यानी कि आप इसके की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इन्फोर्सिबिलिटी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, जुडिशरी के पास नहीं जा सकते हो, अनलाइक अवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, प्रियम्बल को केवल एक बार अमेंड किया गया है आज तक बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, विच हैज एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक है, चलिए सिग्निफिकेंस क्या है। पहली सिग्निफिकेंस तो यही है कि बेसिक फिलॉसफी और जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर स्टेटेड इन द प्रियम्बल, वो दिखाई देती हैं, वो दर्शाता है। दूसरा, इट एसेंशियल टू अनरेवल द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स, ये जो हमारे फोरफादर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिस्सा थे, जिन्होंने संविधान लिखा, उनके थॉट प्रोसेस को, उनके माइंड्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझने में हमारी मदद करता है कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहते थे, वो क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, देयर आर 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स जो हमें समझ में आने चाहिए। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान को जो उसकी अथॉरिटी है वो कहाँ से मिली है, फ्रॉम द पीपल। अभी हमने शुरुआत में भी देखा ना, जनता से मिली है, देश के लोगों से मिली है। इट इज़ ऑल्सो मैंशनड देयर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, देश की जो राजनीतिक स्थिति होगी या कैसा होगा हमारा देश, ये दर्शाता है, which tells you that it is a sovereign, socialist, secular, democratic and republican polity. संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र राज्य होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या क्या है वो भी बताता है। उद्देश्य है न्याय, उद्देश्य है स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, यूनिटी, एकता, इंटीग्रिटी, देश की इंटीग्रिटी, अखंडता, एक साथ चलना। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम अडॉप्शन की डेट की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है। अडॉप्शन डेट, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो, नवंबर 26, 1949। जब हमने प्रियम्बल पढ़ा तो मैंने आपको बताया इट इज़ नॉट 26 जनवरी 1950। अडॉप्शन की डेट है 26 नवंबर 1949 और इनैक्ट करने की या इम्प्लीमेंटेशन की डेट है, लागू कब हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी की महत्ता ये है कि 26 जनवरी 1930 बेसिकली पूर्ण स्वराज दिवस की तरह मनाया गया, जिसकी वजह से इस दिन को इतना ज़्यादा रेलेवेंस मिला और इसकी हिस्टोरिकल रेलेवेंस की वजह से इस दिन को चूज़ किया गया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स हमने देखे भी अभी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। एक एक करके जल्दी से इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी पावर है या कहाँ से लिया गया, एनैक्ट किया गया, किसके द्वारा, जनता के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। किसी ने इसको दिया नहीं है हमको, किसी बाहरी शक्ति ने हमको प्रोवाइड नहीं किया है, हैंड ओवर नहीं किया है, हमारे या हमने या हमारे प्रतिनिधियों ने इसका निर्माण किया है, उन्होंने इसको लिखा है और उन्होंने ही इसको अडॉप्ट भी करा है, इनैक्ट भी करा है। ठीक है, सॉवरेन, संप्रभु, यहाँ पर साफ तौर से समझा ये पता लगता है कि पीपल ऑफ द कंट्री हैव द सुप्रीम राइट, जनता के पास सुप्रीम अधिकार है, जो भी डिसीजंस लेने हैं इंटरनल या एक्सटर्नल मैटर्स पर हम स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए, आंतरिक मामलों में भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी कोई भी बाहरी शक्ति हमें डिक्टेट नहीं कर सकती है, हमारी सरकारों डिक्टेट नहीं कर सकती है। तीसरा है सोशलिस्ट, समाजवादी, विच वॉज नॉट ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट एडेड लेटर। यहाँ पर बेसिकली इट इज़ अ बैलेंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इट इज़ नॉट कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म पर से, इट इज़ अ बैलेंस, जहाँ पे ऑफ कोर्स
जो वेल्थ है जो जनरेट की जा रही है सोशली, उस पर लोगों का अधिकार होना चाहिए, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो रेगुलेट करे ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री। जो भी लैंड है, इंडस्ट्रीज हैं, उनकी ओनरशिप को रेगुलेट किया जाए, उसके लिए लॉज बने ताकि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कर्ब किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि देखिए, पहली चीज़ सभी नागरिकों को आज़ादी है कि वो कौन सा धर्म चुनना चाहते हैं। वी आर फ्री टू चूज द रिलीजन वी वॉन्ट टू फॉलो। फ्रीडम है हमारे पास, पहली चीज़। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है देश का। द गवर्नमेंट हैज़ टू ट्रीट ऑल द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, कोई एक धर्म दूसरे धर्म को डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। ये वो सरकार है जो बनाई जाती है लोगों के द्वारा, जहां पर लोग इंजॉय करते हैं इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। यानी कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, विच मीन्स 18 साल या उससे ऊपर का हर व्यक्ति, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा, हैज़ राइट टू कास्ट देयर वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। नाउ ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में अडल्ट, अभी इट इज़ 18 एंड अबव, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था इट वॉज 21 ईयर्स। ठीक है। बाद में इसको एक संशोधन के द्वारा घटाकर 18 कर दिया गया था। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, सभी के पास अधिकार है बिना किसी भेदभाव के अपनी सरकार को चुनने का, अपनी प्रतिनिधियों को चुनने का और उनको अकाउंटेबल ठहराने का। अकाउंटेबिलिटी, आप काम नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप फिर भी काम नहीं करोगे तो अगली बार आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल्स, और सरकारें चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करना अनिवार्य है। रिपब्लिक, गणतंत्र, यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है कि गणतंत्र, डेमोक्रेसी और गणतंत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गणतंत्र या रिपब्लिक का मतलब सिंपल ये है कि जिस भी राष्ट्र का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड प्रतिनिधि होगा, इलेक्टेड होगा, दैट विल बी अ रिपब्लिक। ठीक है। जैसे यूएस से, जैसे इंडिया। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की बात करें तो नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ डेमोक्रेटिक, इट इज़ नॉट रिपब्लिक, क्योंकि वहाँ पर क्या चल रही है, हिरार्की है ना, अभी भी राजा हैं। ठीक है। चलिए, जस्टिस, न्याय, नागरिकों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर। किसी भी आधार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने का प्रयास करना होगा, और जो भी सरकार है उनको काम करना होगा सभी के हित के लिए, बिना किसी भेदभाव के, लेकिन स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो पिछड़ा वर्ग है या जिसके साथ समस्याएं हैं, जिसको एक्सप्लॉइट किया गया है ना हिस्टोरिकली, उन सबको। नेक्स्ट कम्स लिबर्टी। लिबर्टी इज काइंड ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं। There are no unreasonable restrictions on the citizens. Now, no unreasonable, which means there are reasonable restrictions on the citizens. कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, और वो कैसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कैसे अपनी जो उनके विचार हैं उनको अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप लॉ या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप देश की यूनिटी को ख़राब नहीं कर सकते, यूनिटी को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको ये फ्रीडम्स दी जाती हैं। ठीक है। ये हमें समझना ज़रूरी भी है। इसके बाद आता है इक्वालिटी, समानता। सभी बराबर हैं। जब कानून की बात आएगी, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ थी उनको ख़त्म होना होगा, और साथ साथ गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि सभी को समान अवसर मिले, कि बिना किसी भेदभाव के। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि दूसरा सेक्शन ये कहता है कि द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एंड फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। 16 क्लॉज 1, 2, 3 में बात की गई है, 1 और 2 में स्पेशली बात की गई है, जहाँ पर सरकारें रिजर्वेशन दे सकती हैं।
ठीक है, जहाँ पे उनको लगता है कि सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है एक सेक्शन का, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज सभी को समान अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, हम सबको ऐसे बिहेव करना चाहिए कि हम एक ही फैमिली के सदस्य हैं और एक दूसरे को इन्फीरियर नहीं फील कराना चाहिए। बेसिकली सहिष्णु, टॉलरेंट होना चाहिए, टॉलरेबल होना चाहिए, या हमारे अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए फॉर द अदर रिलीजन, फॉर द अदर फेलो बीइंग्स, और किसी को अपने से कम नहीं मानना है। भाईचारे से देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी पर प्रभाव पड़ेगा। ना केवल देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रभावित होगी, बेहतर होगी, बट ऑल्सो इट विल गिव एन इंडिविजुअल, उसकी जो डिग्निटी है उसको भी बचाएगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे को एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली मानेंगे तो हम एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम उनको नीचा नहीं दिखाएंगे, तो हम दूसरे की जो सम्मान है उसको सही तरीके से करेंगे। और जब हम ऐसे रहेंगे, जब हम टॉलरेंस होगी हमारे अंदर, जब हम सहिष्णु होंगे, तो देश की एकता, अखंडता भी बनी रहेगी। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट दी प्रीएम्बल सेज। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आज नहीं डिस्कस करेंगे। दिस वाज इट फॉर टुडे गाइज, क्योंकि छोटे सेशंस बनाएंगे, बहुत लंबे सेशन नहीं रखेंगे। सो बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं 20 अक्टूबर से, अभी एनरोल कर लीजिए इन बैचेस के लिए। कम्पीट इज़ लाइव नाउ। अगले बैचेस एक्चुअली 27 से शुरू होने हैं, आई टेल यू 27 अक्टूबर से अगला बैच शुरू होगा, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। कम्पीट इज़ नाउ लाइव, बैटल एंड नो वेयर यू स्टैंड। UCSC 13 नवंबर को होने वाली है, अभी जाकर एनरोल करिए, फ्री एनरोलमेंट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, बहुत सारे प्राइजेज हैं, साथ में लोन फैसिलिटी भी है विद 0% EMI, यानी अगर आप लोन लेते हैं अनअकैडमी के थ्रू तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा उस लोन पर। टेस्ट सीरीज आर लाइव, गो एनरोल नाउ फॉर मेंस एंड फॉर ऑप्शनल ऑल्सो। इसी के साथ लास्ट माइल UPSC CSC फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2022, यहाँ पर भी आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। फ्री एनरोलमेंट है और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर करके अपनी जो पोजीशन है या अपना जो रैंक है वो इंश्योर कर सकते हैं दोस्तों। सो आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट notifications about our latest updates. That's it from my side. God bless. Thank you.